मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल रश लॉ। ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आराम से करेंगे, सारे मतलब समझेंगे, सब कॉन्सेप्ट समझेंगे। बस जो बात है उसको थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो देखो, कॉल रश आखिरकार लॉ क्या कहता है। पहली बात तो कॉल रश की चर्चा तब होगी जब डाइल्यूशन हो इन्फिनाइट। क्या हो? जब डाइल्यूशन मतलब होता है कि जब हम सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टेंड टू जीरो हो जाती है। अगर पहले से कोई वीडियो देखते आ रहा हूँ तो उससे काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ये टॉपिक, क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ मैंने बता रखा है। तो कॉल रश ने कहा था कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन जितना होना चाहिए उतना पॉसिबल हो चुका है। ईच आयंस मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयंस विथ विच इट इज एसोसिएटेड। देखो, सीधा सिंपल सा इनका कहने का मतलब था कि जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, जैसे मान लो हम सॉल्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम? सॉल्ट मान लेते हैं जो घर का NaCl है। उन्होंने कहा है कि NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसमें कैटाइंस और एनाइंस दोनों का कंट्रीब्यूशन है। मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, NaCl भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस मतलब कैटाइंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइंस मतलब Cl माइनस। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये था। कई जगह तुम इस तरीके से जनरल अगर लिखोगे तो इस तरीके से लिखने को मिल जाएगा कि इक्वल टू B प्लस लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट और माइनस लैम्डा नॉट C। देखो, आखिरकार समझते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है नंबर ऑफ कैटाइंस। बताएंगे इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ कैटाइंस, पहले समझते जाओ। और ये है नंबर ऑफ एनाइंस। क्या समझे? नंबर ऑफ एनाइंस, नंबर ऑफ कैटाइंस। और ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइंस और ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइंस। ये वाला मैं रुक जाओ, एक क्वेश्चन करा दूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है Al2SO4 और 3। इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इस Al2SO4 का थ्राइस इस इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ कैटाइंस कितने हैं? 2 और मोलर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 प्लस इसके कितने हैं? 3 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइंस SO4 माइनस 2। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी यार क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब इतना ही था, इतना ही तुम्हें याद करना है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो गया होगा। अब इसके कुछ जो एप्लीकेशन है उस वो कुछ ज़्यादा काम आएंगे। हाँ, कहीं तुमने देखा होगा कि वो एक तरीके से देखने को मिलता है कि डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग अ कॉमन कैटाइंस एनाइंस। अब देखो, तो चलो हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन काफ़ी कमाल की, इंटरेस्टिंग और आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे अगर पिछले लेक्चर तुमने पढ़ा होगा, उन लेक्चर में ये देखने को मिला था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी तुम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे नहीं निकाल सकते हो। मतलब ये सब फॉर्मूले तो ये थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कॉल रश जो लॉ है ये सब काम काफ़ी आसान कर देता है। तो किस तरीके से, जैसे हमने मान लिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लिया है, क्या? CH3COOH, मतलब एक ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी की हेल्प से हम लोग करते हैं। मान लो एक क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। देखो, इसको अपन करेंगे तो अल्टरनेट तरीके से।
इसका इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें सिंपल सा पता होना चाहिए कि इसकी कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग क्या लेते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl ले लिया हमने, एक NaCl ले लिया है, और एक ले लिया है CH3COONA। समझे कि नहीं? इस तरीके से हमने ले लिया, और इसकी हेल्प से हम लोग देखो किस तरीके से इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, क्योंकि बेसिकली इस फॉर्मूले से देखना कितना आसानी से हमारा सब काम होने वाला है। देखो कंसंट्रेट करना, यहाँ से थोड़ा और बेहतरीन तरीके से लॉ समझ में आएगा। तो देखो हम यहाँ करते हैं अगले पेज पे। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया HCl, NaCl और CH3COONA। क्योंकि हमें ये सब हमने इस तरीके से लिए हैं, क्योंकि हमें निकालना बेसिकली किसका, हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस, निकालना है COOH का। तो मतलब हम जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सेलेक्ट करते हैं उसमें इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि H होना चाहिए और ये वाला पार्ट होना चाहिए। इसी तरीके से अपन ने सेलेक्ट किए हैं। देखो हम बात करते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन HCl का क्या होता है। तुम कहोगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+, ये सब इनफिनाइट की बात चल रही है, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl-। हमने की अच्छी बात, एक इक्वेशन हो गई है। हमने तुमसे क्या कहा कि बताओ NaCl का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिट मतलब इनफिनाइट पे NaCl का। तुम कहोगे कुछ नहीं भैया, सिंपल सी Na प्लस और प्लस NaCl माइनस, ये दूसरी इक्वेशन हो गई है। फिर हम कहेंगे इसकी निकालो, तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये कैटाइंस हो गया है, और नहीं ये एनाइंस हो गया है, और ये हो गया है कैटाइंस Na+। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से अपन को इस तरीके से करना है। ये तीसरी इक्वेशन अपने पास हो गई है। अब इसकी अगर मोलर कंडक्टेंस तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH कैसे लिखोगे कि नहीं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO- प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+, इसी तरीके से लिखोगे कि नहीं, क्या समझे। अब देखो ये वाली वैल्यू तुम कैसे कैसे कहाँ से ला सकते हो। अब इसके लिए तुम्हें जस्ट थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है कि इसकी वैल्यू तुम कहाँ से लाओगे। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी मैथमेटिक्स करते हैं। देखो इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखो। देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कैसे लाएगी, लैम्डा नॉट CH3COO- इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COONA और माइनस लैम्डा नॉट Na+। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखो यहाँ से, लैम्डा नॉट CH3CONA और माइनस लैम्डा नॉट Na+। कन्फर्म है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तो आगे का खुद ही समझ गए होगे कि इसके आगे कौन सा नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं। इसकी वैल्यू रखनी है तुम्हें, तो इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से। तो कैसे निकालोगे कि लैम्डा नॉट H+ इक्वल टू लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट Cl-। तो हम कहेंगे कि इसकी जगह क्या चेंज करोगे ना, तो ये वाली वैल्यू उठा के रखो। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट HCl और माइनस लैम्डा नॉट Cl-। कोई दिक्कत कोई समस्या। हम क्या करेंगे, लैम्डा नॉट CH3COOH माइनस, देखो लैम्डा नॉट CH3CONA
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये हो गया ए भी स्ट्रॉन्ग लाइट है, HCl प्लस इन दोनों कंबाइन लिखोगे तो माइनस साइन कॉमन ले लो, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस एम लैम्डा नॉट Cl माइनस, और ये आखिरकार एक इसकी वैल्यू है। आखिरकार ये देखोगे तुम्हें सीधा सिंपल सा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू। तो आखिरकार ओवरऑल आंसर क्या आया है, लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3CONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। देखो इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है, इससे हमें एक चीज़ समझने को मिल रही है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब CH3COH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CON HCl और NaCl। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ये रही तुम्हारी इसका पहला एप्लीकेशन, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत आसान है। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया आखिरकार हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स निकालने के लिए कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, ना कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। तो अपन कुछ इस तरीके से करेंगे इसको, क्वेश्चन को देखो। जैसे मान लेते हैं कि हमें निकालना है MgI2 मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉल्ट है। हमें निकालना है इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो देखो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा चाहिए है जिसके अंदर Mg हो कैटाइंस। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया है CH3COO ट्वाइस Mg। कन्फर्म। एक इलेक्ट्रोलाइट्स हमें ऐसा चाहिए जिसमें आयोडीन हो, क्या, एनाइंस। तो हमने ले लिया क्या, NaI। अब एक इलेक्ट्रोलाइट्स हमें और एक्स्ट्रा चाहिए पड़ेगा जिससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसमें Mg भी हो और I भी हो, क्या हो, सॉरी, जिसमें CH3COA भी हो और A हो, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स इनमें दोनों हो। तो ले लेंगे क्या, CH3COONA। तो मुझे उम्मीद है कि अब आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यह हमने चलो इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने कहाँ सेलेक्ट कर ली, MgI2 के लिए हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, वो लिए CH3COO का ट्वाइस Mg, फिर लिया NaI लिया, फिर लिया हमने CH3COONA। ये तो चलो हमने ले लिए हैं, लेकिन आखिरकार इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखें, मतलब कोलरस फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करें। तो हम कहें कुछ नहीं बेटा, घबराओ नहीं, इस तरीके से लिखना है। देखो मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgI2 इज इक्वल टू, पहले सिंपल लिखते जाना, CH3COO ट्वाइस Mg प्लस नॉट है NaI माइनस लैम्डा नॉट CH3CONA। इतना। अब देखो यहाँ भी कुछ नंबर आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी देखना है। मेन दिक्कत यही है कि आखिरकार यहाँ कौन कौन से कोफिशिएंट आने वाले हैं। तो मैं कहूँगा एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। तो इसको अपन थोड़ा आसान बनाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं कि इस नेगेटिव वाले को हम इस साइड लेके आते हैं। तो क्या कर लेंगे कि CH3COONA लैम्डा नॉट MgI2 प्लस लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO का ट्वाइस Mg प्लस लैम्डा नॉट NaI। देखो मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी एक ही है, I2 2 है, यहाँ एक है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई,
तो अब हमें क्या देखने को मिला कि सोडियम हो गए हैं 2, दिख रहा है कि नहीं, सोडियम लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड 2 हो चुके हैं। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखो अब ये CH3 ये 2 हो गए हैं मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब अब हो गया है बैलेंस। तो इसी को दोबारा हम कैसे लिख सकते हैं कि Mg(I2) इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO ट्वाइस Mg प्लस 2 लैम्डा नॉट NaI माइनस 2 लैम्डा CH3COO Na। तो मुझे उम्मीद है कि अब आखिर आसान तरीके समझ में आ गया होगा कि इस बात का बहुत ध्यान रखना। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं NCERT का, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये रहा NCERT क्वेश्चन, लैम्डा नॉट इक्वल फॉर NaCl HCl NaSeAr फलाना ढिकाना ढिमकाना और कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन HAC, इसके लिए निकालना है। देखो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें निकालना है किसके लिए, स्टार बनाओ, हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। हमने क्या कहा कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NaCl है, HCl है और NaAC है। तो किसको माइनस किसको प्लस लिखेंगे, देखो इसके अगर तुम कैसे लिखोगे, H लिखोगे प्लस और AC माइनस इसी तरीके से लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो हम क्या करते हैं कि माइनस हम उसका करेंगे जो इसमें है ही नहीं है कॉमन। तो इसमें कौन नहीं है, हाइड्रोजन है AC है, हाइड्रोजन है AC है, तो हम करेंगे NaCl का और फिर यहाँ लिख लेंगे क्या HCl और प्लस NaAC, ये हो जाएगा HAC। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन AC इक्वल टू HCl प्लस लैम्डा नॉट NaAC माइनस लैम्डा नॉट NaCl। क्वेश्चन सॉल्व करने से अब तो कोई वैल्यू सब रखनी है, आसान से आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्या देख लेना कि दोनों साइड मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है कि नहीं है। एक H AC Cl Na, मतलब एक Cl है और एक Na है, माइनस कर दो एक Na और एक Cl, तो मतलब बैलेंसिंग पे है। अब सीधा सिंपल सा नंबर रखना है, तुम आराम से आ जाएगा। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना, आसान से कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं दूसरी इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब हम निकालने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो हम क्या जानते हैं, अगर तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डिपेंड करती है किस पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। क्या डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस होगा। या फिर क्या कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो हम आखिरकार इस तरीके से बात करते हैं। देखो ये है, मान लो इसके ऊपर C, ये है मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन। मतलब ये मान लो ये मोलर कंडक्टेंस है एट जनरल कंसंट्रेशन। क्या है, जनरल कंसंट्रेशन। और नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्या है, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है अल्फा इक्वल टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा नॉट। ये हम लोग पिछली वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत देखा था, तो मैं यहाँ से
यहाँ कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगी होगी। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, वो है क्या, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो यहाँ हम बात करने वाले हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब अगर तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे तो कॉलरश है फॉर्मूला है वो दो चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है, एक इनफिनाइट डाइल्यूशन के लिए और दूसरा हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो बेसिकली क्या देखते हैं कि आखिरकार हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, मान लो CH3COOH। अगर ये डिसोसिएट होगा तो कैसा बनेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो आखिरकार ये क्या बोलते हैं कि हमें बोलते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हमें मान के चलते हैं कि इसका इनिशियली कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं C, मतलब इनिशियली था तब इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू थी 0.0। फिर मान लेते हैं कि आखिरकार इसका कुछ ना कुछ क्या हुआ है, डिसोसिएट हो गया है। तो वो निकालना है कितना डिसोसिएट हुआ होगा। देखो इस तरीके से निकालना है कि मान लो C माइनस एक्स, मतलब हमने मान लिया कि हमारे पास इसके 10 मोल थे। तो 10 में से मान लेते हैं 4 मोल डिसोसिएट हुए हैं। तो आखिरकार कितने बचे हैं, ये बचे होंगे 10 माइनस 4, मतलब 6 मोल बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। तो मान लो अगर जैसे देखो हम कहते हैं कि तुम्हारे पास CH3COOH, तुम्हारे पास ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं और 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, तो CH3 कितने बनेंगे, CH3COO माइनस भी 4 बनेंगे और H प्लस भी 4 बनेंगे। तो अगर ये 10 में 4 मोल्स घटे हैं तो मतलब ये 4 मोल्स बने भी होंगे और ये भी 4 मोल्स बने होंगे। कन्फर्म कि नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आखिरकार इनिशियली तुमने कितने लिए थे और कितने आखिरकार डिसोसिएटेड हुए थे। तो x की वैल्यू क्या गई है, अल्फ़ा C। तो तुम यहाँ क्या रिप्लेस कर सकते हो कि C माइनस अल्फ़ा C, और यहाँ रिप्लेस कर सकते हो। मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी समझने में, जो अगर शुरू से वीडियो देखेंगे ना, सॉल्यूशन में मैंने बहुत अच्छे समझाया है, वहाँ से कवर कर लेना। वॉन हॉफ फैक्टर में आई फैक्टर मैंने समझाया काफ़ी डिटेल में। और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा C और ये हो जाएगा अल्फ़ा C। के मतलब क्या होता है, के मतलब कि जो राइट हैंड साइड है उसकी इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन। देखो तो अल्फ़ा C इंटू अल्फ़ा C अपॉन C माइनस अल्फ़ा C, अल्फ़ा स्क्वायर C लो कॉमन, C1 माइनस अल्फ़ा, कैंसिल कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है अल्फ़ा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। क्या रहा है इस तरीके से। यहाँ तक अब देखो बेसिक सी डेरिवेशन आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आखिरकार तुम्हें बेसिकली के को डिसोसिएशन कांस्टेंट समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या। और एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू होता है मोलर कंसंट्रेशन एट मोलर कंसंट्रेशन कंडक्टेंस एट जनरल कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो के इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा नॉट का स्क्वायर C 1 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नॉट। तो इसको तुम सॉल्व करके लाओगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो C लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा नॉट माइनस लेमडा। तो ये रहा तुम्हारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू।
क्या रहा, इस तरीके से। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या, मेरे हिसाब से तो कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। बेसिक बेसिक सब चीज़ें हैं, सब कर लोगे। एक इसकी एप्लीकेशन और है जो थोड़ी कमाल की है, जिस पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, उस पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इसकी तीसरी एप्लीकेशन है, वो है क्या, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सबसे पहले समझो आखिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है। देखो, मतलब कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं। जैसे मान लो तुमने लिया और अगर तुमने उसको मिलाया तो बहुत कम घुलेगा। इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन लगभग 0 के बराबर होती है किसी सॉल्वेंट के अंदर। तो हमें कह सकते हैं कि इनिशियली कहाँ पे है, डाइल्यूशन पे है। तो बेसिकली डाइल्यूशन डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि बहुत पानी मिलाते जाओ। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी तुम सॉल्यूट ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए, बस। डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है। देखो, इतना हो जाता है। हम क्या जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन सी। इसी सी को हम लोग क्या बोलना स्टार्ट हो जाते थे, मोलर कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाता था कि मोलरिटी, और मोलरिटी क्या बता देता है, इसकी सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, सॉल्युबिलिटी। तो क्या हो गया, लैम्डा। आखिरकार ये लैम्डा कहाँ पे ले रहे हैं, तुम ले रहे हो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये बेसिकली क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये लगा देंगे m। तो हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से अपने पास फॉर्मूला बन गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू k इंटू 100,000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन अपॉन m। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और फिर हम क्या लगा सकते हैं कि आखिरकार अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, वही कोलरश फार्मूला लगाओगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यही होता है। तो अगर हम कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मान दे तो वो ले लेते हैं AgCl। तो इसकी AgCl की वैल्यू कैसे लिखोगे, ऐसे Ag प्लस और प्लस Cl माइनस। तो मुझे उम्मीद है क्या तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत कोई समस्या। तो इसी खुशी में हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा सस्ता सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आखिरकार क्या देखते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन इज 1.65 इंटू 10⁻⁴। सिंपल सी कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मान लो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है CH3COOH। इसकी आखिरकार कंडक्टेंस कितनी है, इसकी कंडक्टेंस हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है 1.65 इंटू 10⁻⁴ साइमन पर सेंटीमीटर। मतलब यहाँ 1000 से जहाँ भी होगा मल्टीप्लाई होगा। और आखिरकार तुम्हारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन है 0.01 m। बस। और हमें निकालना है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन C। 1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है। अगर जैसे क्लियर नहीं हो तो पिछली वाली वीडियो देख लें तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। और कुछ गिवन कंडीशन है कि लैम्डा नॉट H प्लस की वैल्यू है वो है 349.1 और इसकी वैल्यू है CH3COO माइनस। अगर तुम भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। तो जब क्वेश्चन कर लो तो मैच करना कि आखिरकार तुमने सही किया है या नहीं। तो चलो हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ K की वैल्यू यही है तो हम रखेंगे 1.65 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 अपॉन C। की वैल्यू ये रही है 0.01। तो रखोगे 0.01, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं। तो आंसर आएगा 16.5 इंटू 10, नहीं 16.5 ही रहने दो। और इसको लिखते हैं साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आखिरकार मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट ये होती है। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन शायद इसका है
कि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। हमें निकालना है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू चलो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है कि मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हम निकाल के लाए हैं, जो अल्फ़ा सी आया है ये रही वैल्यू है, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा नॉट CH3COOH इक्वल टू होगा अल्फ़ा नॉट CH3COO माइनस प्लस अल्फ़ा नॉट H प्लस। तो कुछ नहीं, वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, वो है 40.9 और इसकी वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 34.9.1। तो सॉल्व करके लाओगे तो इसका आंसर आएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो रखो वैल्यू 16.5 अपॉन, पहले एक बार बताते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि बेसिकली एक प्रकार का रेशियो है। तो आखिरकार तुम्हें इसकी आंसर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, वो आएगा 0.0423। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आखिरकार मैं तुम्हें बता दूंगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आखिरकार कैसे लिखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ऐसा लेते हैं कि हमने कितना टेकन लिया है और कितना डिसोसिएट हुआ है। बेसिकली इस जनरल में, मतलब जो हम जनरल इसकी डेफिनेशन है, लेकिन ये क्या स्पेशल है, तो स्पेशल इनफिनाइट डाइल्यूशन के लिए होती है। तो इस तरीके से अपन को करना है। अब इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें निकालना है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो यहाँ समझ में आएगा तुम्हें बहुत कुछ, यहाँ से समझ में तुम्हें बहुत कुछ आ जाएगा। मान लो हमारे पास CH3COOH है, तो ये इक्विलिब्रियम पे है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो CH3COO माइनस हो जाएगा और H प्लस होगा। हमें मान के चलते हैं कि इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं C मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं। इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो इसमें थे, हमने पानी लिया, पानी हमें पुड़िया में रखे हैं 100 मॉलिक्यूल्स। हमने इस पुड़िया को डाला इसमें पानी में, इनिशियली 0 था जब हम हाथ में लिए घूम रहे थे। जब हमने इसमें डाला तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे कि नहीं होंगे। हमने मान के चला कि इसे 100 में से 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए हैं, तो उनको मान ले तो वो हो गए X। कितने हो गए, X डिसोसिएट हो गए हैं। आखिरकार तुम्हारे पास कितने बचे, तुम्हारे पास बचे हैं कि जैसे मान लो 100 में से 30 घटाओ कितना, 70 बचेगा कि नहीं। अगर हम मान के चलते हैं कि इनिशियली हमारे पास C था, X उसमें से डिसोसिएट हो गया तो C माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा, तो हो जाएगा C माइनस एक्स। अब एक खासियत केमिस्ट्री की है कि CH3COOH, अगर ये तुम्हारे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो इससे 10 कैटाइन बनेंगे, 10 इससे कैटाइन बनेंगे और 10 ही इससे एनाइन बनेंगे। तो अगर ये X है इसकी वैल्यू, तो इसकी भी X होगी और इसकी भी X होगी। कन्फर्म। हमने क्या बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है कि आखिरकार कितने डिसोसिएट हुए हैं और इनिशियली तुमने कितना लिया था। तो X की वैल्यू क्या गई है, अल्फ़ा C। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसी को तुम कैसे लिख सकते हो, C माइनस अल्फ़ा C और अल्फ़ा C। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो, क्योंकि यहाँ तक तो कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। और अगर यहाँ तक समस्या नहीं आएगी तो फिर कभी समस्या नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि बेसिकली जिसे तुम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल रहे हो ना, मतलब तबीयत थोड़ी ख़राब इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर एक दिन भी अपना काम नहीं करोगे ना तो तुम बहुत कुछ पीछे हो जाओगे अपने टारगेट में। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि काम में लगे रहो। एक दिन अगर तुम पीछे हो जाओगे तो बहुत कुछ पीछे हो जाओगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहो, डिसोसिएशन कांस्टेंट करो, तो K इक्वल टू होता है बेसिकली क्या,
इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई अल्फ़ा सी अपॉन रिएक्टेंट सी माइनस अल्फ़ा सी। क्या करोगे, अल्फ़ा स्क्वायर सी माइनस 1 माइनस अल्फ़ा, सी से सी कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये रही तुम्हारे पास के की वैल्यू। इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में तुम लोगों ने सब पढ़ा नहीं होगा, तो मैं सोचता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे माइंड में सब कुछ सेट कर दिया जाए। तो के की वैल्यू निकालना आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आखिरकार सी की कंसंट्रेशन तो हम पता था कितनी लेके चल रहे हैं। सी की कंसंट्रेशन थी 0.01, इतनी तो ली थी हमने 0.01 m। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं 0.0423 का स्क्वायर और 1 माइनस 0.0423। तो सॉल्व करके लागो, जो भी आंसर लागो उससे अपन को मतलब नहीं है, लेकिन मेन हमारा रहता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो ये रहा तुम्हारा सिंपल सा आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ये रहा क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।